So, good afternoon, Amrinder. Welcome to KSIS Academy. आप लोग सब कोई ऑनलाइन हो जाइए and we are going to start a new chapter, new technique of solving the answers. तो ये है आपका जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं ट्रिस्ट विथ यूपीएससी। ट्रिस्ट विथ यूपीएससी का मतलब ये है कि लेट अस एक्सपीरियंस आवर मीटिंग विथ आईएएस एग्जाम। वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इट। और इसका ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए सेक्शन में डिवाइड इसलिए किया गया है ताकि हम लोग डिस्कशन के आधार पर क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन है, आशा है आप लोग क्वेश्चन को बारीकी से पढ़े होंगे। आज हम लोग नॉलेज के साथ थोड़ा सा गेसवर्क पे भी चलेंगे, कुछ नया अप्रोच देखेंगे। यदि पीटी में हमारा क्वेश्चन पेपर किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आता है तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो चलिए, विद दिस वी स्टार्ट आवर सीरीज ट्रिस्ट विथ यूपीएससी। पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए, इसका सही आंसर है बी, वैलेंटाइन चिरोल द लेगेसी ऑफ लोकमान्य। कहने का मतलब ये किताब का नाम दिया गया है और उसका ऑथर का नाम दिया गया है। एक तरफ ऑथर का नाम है, दूसरी तरफ किताब का नाम है। यूपीएससी में एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कॉलम बने रहेगा कि ये बुक्स हैं, ये ऑथर है। ये अपने आप को खुद आपको समझना पड़ेगा कि ये बुक्स का नाम है, ऑथर का नाम है। तो इसके एक कॉलम में ऑथर है, दूसरे कॉलम में बुक्स का नाम दिया गया है और सही आंसर है वैलेंटाइन चिरोल द लेगेसी ऑफ द लोकमान्य। हम लोग हालांकि हम लोग इसको हर एक ऑप्शन को हम लोग जरा डिटेल में देखते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी देखते हैं। क्यों ये आपके टेस्ट सीरीज में आया है इसको भी हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज बुक्स टुडे इन दिस करंट सिनेरियो। लेकिन मान लीजिए किताब के बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन सिर्फ एक तथ्य आपको मालूम होगा। यदि आपको मालूम चल जाए कि वैलेंटाइन चिरोल कौन है तो आप आंसर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन है ये श्री सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के बारे में है। ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एक किताब लिखे थे, अ नेशन इन मेकिंग। किताब लिखे थे ये अ नेशन इन मेकिंग। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि जैसा कि हम लोग जानते हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे ये आपके कहिए आधुनिक भारत के मॉडर्न इंडिया के ये फाउंडर के रूप में आप देख सकते हैं। कहने का मतलब कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को आज वैसे श्रेणी में आप रखेंगे जो आधुनिक भारत का नींव रखा था। मीन्स ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। पहला चीज ये ध्यान रखिएगा। नंबर 2, ये पहले शख्स हैं, ये पहले व्यक्ति हैं जो ऑटोनॉमी की बात किए।
ये पहले व्यक्ति हैं स्वायत्त संस्थान की बात किए, पहले व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता की बात किए। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन whom you can say propounder of autonomy। तीसरा फैक्ट इनके बारे में आप जानिए कि ये ICS ऑफिसर रहे हैं 1874 तक, 1874 तक ये ICS ऑफिसर रहे हैं, और फिर उसके बाद ये टीचर के रूप में हमारे सामने आते हैं। मीन्स ही वॉज एन ICS ऑफिसर टिल 1874 एंड आफ्टर दैट he became a teacher, and after that he became a teacher। यहां पे इनके टीचर का महत्व इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका टीचर का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना किए थे जिसका नाम है रिपन कॉलेज। मीन्स ही फाउंडेड रिपन कॉलेज, और रिपन कॉलेज का अब नाम बदल दिया गया है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नाम से। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द रिपन कॉलेज इन कैलकाटा। ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एक अखबार, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एक अखबार खरीदे थे जिसका नाम था बंगाली। He purchased a newspaper known as बंगाली, और करीब 40 साल तक, 40 इयर्स तक इसके ये बंगाली के ये संपादक रहे हैं। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एडिटेड बंगाली न्यूज़पेपर फॉर ऑलमोस्ट 40 इयर्स। इनका एक अलग रूप आप देखेंगे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो 2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ही वॉज ट्वाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके विरोध में सबसे बुलंद आवाज आप सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ही, या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का ही देखते हैं। तो ही रोज इनटू प्रोमिनेंस इन द आईज ऑफ द पब्लिक ड्यूरिंग 1905 बंगाल पार्टीशन। और जो है उसके बाद 1921 में इनको नाइटहुड दिया गया। कहने का मतलब है कि इनको सर टाइटल से नवाजा गया। Henceforth, from 1921, he began to be known as सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। और अंत में अपने ये सक्रिय राजनीति जीवन से संन्यास ले लिए। ही रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स और अपना एक आत्मकथा लिखे, अपना एक ये ऑटोबायोग्राफी लिखे जिसका नाम था अ नेशन इन मेकिंग, जिसका नाम था अ नेशन इन मेकिंग। ये किताब लिखा गया है 1925 में। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी
अपना आत्मकथा, अपनी आत्मकथा, he wrote his autobiography A Nation in Making in 1925। ये सब सारे तथ्य को, ये सब सारे फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा जो किताब है वो बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक, द लेगेसी ऑफ द लोकमान्य, द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ये लिखा गया है थियोडोरे एल शहाय से, थियोडोरो एल शे के द्वारा ये किताब लिखा गया है। आपके ऑप्शन में एक दूसरा नाम है, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, और वही नाम विंसेंट चिरोल। ये तिलक इनके साथ विवाद में थे, वाद में थे, कोर्ट केस था इंग्लैंड में। तो यदि आप विंसेंट चिरोल के बारे में जानेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये शख्स जो है कभी भी बाल गंगाधर तिलक के बारे में अच्छा नहीं बताएंगे, अच्छा नहीं लिखेंगे। तो इस गेस वर्क से भी आप ये आंसर जो है जान सकते। अब चलते हैं, ये जो किताब है लेगेसी ऑफ द लोकमान्य या द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ बाल गंगाधर तिलक, इस किताब में महत्वपूर्ण क्या क्या चीज है, और आज के परिप्रेक्ष्य में इन टुडेज करेंट सिनेरियो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बुक, हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तब हम लोग को मालूम चलेगा कि ये किताब आपके टेस्ट सीरीज में क्यों आया, और ये किताब या इस किताब में वर्णित जो फैक्ट्स हैं बहुत ज्यादा प्रोबेबल हो जाता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये आ जाए। आप जब तथ्य को डिस्कस करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा ये किताब का क्या महत्व है। तो चलिए इस किताब को हम लोग देखते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग, अब देखिए भास्कर जो हैं, यदि सुन रहे हैं तो आप पहले रेगुलर थे, अभी रेगुलर हो गए हैं। कुछ और बच्चे जो रेगुलर हैं, जो रेगुलर हुआ करते थे वो इरेगुलर हो जा रहे हैं। तो मेरा एक जो है पोलाइट जो रिक्वेस्ट है कि इस तरह से क्लास मत कीजिए, क्योंकि आप भी अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे यदि इरेगुलर रहेंगे तो, और हमको भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, जो सीरियस है अपने करियर को लेके, वही क्लास ले। जो बच्चे नहीं हैं अभी उनका हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बेटर यही रहेगा कि ऐसे बच्चे क्लास ना करें। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए हम लोग जो है बाल गंगाधर तिलक, हम लोग इस किताब को लेगेसी ऑफ लोकमान्य तिलक, जो कि थियोडोर एल शे द्वारा लिखा गया है, इस किताब पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये किताब जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अपने निष्कर्ष में हम लोग ये बात करते हैं। तो थोड़ा सा इस किताब में क्या चर्चा की गई है इसको हम लोग देखते हैं। एक स्टेटमेंट था या एक स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक का कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और इसको हम लेकर रहेंगे। तो यहीं से बाल गंगाधर तिलक का महत्व हम लोग को मालूम चलता है। इनका नाम दिया गया है लोकमान्य। कहने का मतलब है लोकमान्य मीन्स लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त, अ लीडर हु हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द पीपल। तो अभी तक आप लोग इसको रट लिए होंगे कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक बोला जाता है, लेकिन हम लोग उसको दूसरे कॉन्सेप्ट से देखेंगे। कॉन्सेप्ट दूसरा यह है कि यदि इनको लोकमान्य बोला गया, यदि लोकमान्य बोला गया यानी लोगों से मान्यता प्राप्त, a person who has been accepted by the general public as the leader, इसका मतलब सबसे बड़ा कंक्लूजन ये होता है कि लोकमान्य तिलक was the first mass leader of the national movement. Mark my words. Lokmanya Tilak was the first mass leader of the national movement. कहने का मतलब है कि भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के पहला जन नेता बाल गंगाधर तिलक थे। इसीलिए हम लोग लोकमान्य तिलक कहते हैं, या लोकमान्य का मतलब होता है कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के पहले जन नेता थे। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे चलते हैं। याद रखिएगा, महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोले हैं। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी द्वारा द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला गया है। कहने का मतलब आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता। तो बाल गंगाधर तिलक को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला गया है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है। कौन कहा है? तो महात्मा गांधी कहे हैं। इसके अलावा एक और तथ्य रखिए, जहां एक तरफ महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत के निर्माता, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, उसी दूसरी तरफ ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेज का शासन, इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहते हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से जानते हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय अशांति के पिता, भारतीय अशांति के पिता। लेकिन दोनों कथन से हम लोग बाल गंगाधर तिलक के योगदान के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? दिखाई दे रहा है? अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक 2020 में क्यों महत्वपूर्ण हो गए एकाएक? Why Lokmanya Tilak became so important? He became very important. He has become very important now. Why? It is because क्योंकि he
he is a pioneer. He was a pioneer of Swaraj and Swadeshi. He was a pioneer of Swaraj and Swadeshi. कहने का मतलब स्वराज अपना राज, स्वदेशी सब कुछ खुद का बनाया हुआ, भारत में भारतीय लोगों द्वारा, भारतीयों द्वारा औद्योगिकरण, स्वराज और स्वदेशी के अग्रणी के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। और आज आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो जो भारत सरकार आज मेक इन इंडिया की बात कर रही है, उसका नींव आजादी से पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज और स्वदेशी के रूप में रख दिया गया था। यही इसका इंपॉर्टेंस है। और इसीलिए ये किताब, ये जो किताब है लेगेसी ऑफ बाल गंगाधर तिलक या लेगेसी ऑफ लोकमान्य, महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये किताब महत्वपूर्ण है। तो इस किताब में क्या क्या है, क्योंकि क्वेश्चन संभावना है कि ये किताब के कंटेंट पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक के योगदान के बारे में इस किताब में बाल गंगाधर तिलक के योगदान को जो है दिखाया गया है। और आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद को प्रज्वलित करना, भारत में राष्ट्रवाद को प्रज्वलित करना, देश प्रेम को प्रज्वलित करना, इंडियन नेशनलिज्म को फोरफ्रंट पे लाना, ये काम सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक का ही था। तो बाल गंगाधर तिलक 1857 का विद्रोह, 1857 के विद्रोह को जिस तरीके से अमानवीय रूप से दमन किया गया, द रूथलेस ऑपरेशन पोस्ट 1857 रिवोल्ट, तो भारत में, भारत के लोगों को, यहां के जनता को अंग्रेज सरकार का मोह भंग हो गया। द डिसोल्यूशनमेंट केम टू एन एंड। और यहीं पे बाल गंगाधर तिलक का महत्व है कि इसी मोह भंग में, इसी अंधकार में एक नया चेतना को ये जगाएं। He came with a new consciousness and that consciousness, वो चेतना था देश प्रेम, जिसका नाम दे सकते हैं आप राष्ट्रवाद, जिसका नाम दे सकते हैं आप नेशनलिज्म। और इसीलिए स्वराज और स्वदेशी शब्द इनके कथनों में आता है। और ये स्वराज और स्वदेशी प्रासंगिक है, क्योंकि टुडे यू आर टॉकिंग अबाउट मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। वो सारा चीज बाल गंगाधर तिलक पहले ही कह के जा चुके हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक का महत्व क्या है। कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक का महत्व यह है कि वो गरम दल को नेतृत्व करते थे। He represented the extremist view। और इस extremist view में कांग्रेस का, जब कांग्रेस का गठन हुआ तो कांग्रेस किस तरीके से काम करती थी, तो कांग्रेस काम करती थी 3P के अनुसार। कांग्रेस जो है 3P के अनुसार काम करती थी, यानी प्रेयर, पेटिशन और फिर प्रोटेस्ट। याद रखिएगा, कांग्रेस इन द इनिशियल डेज हैड 3 P's: प्रेयर, पेटिशन
एंड प्रोटेस्ट। कहने का मतलब है कि कांग्रेस एक नरम दल की तरह अंग्रेज से प्रार्थना करती थी कि उनको कुछ दे दिया जाए, या दूसरे रूप में कहें तो नरम दल जो थे कांग्रेस के, वो अंग्रेज से भीख मांगते थे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपका सेफ्टी वेल्व थ्योरी आता है, उसको फिलहाल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक विपरीत बाल गंगाधर तिलक गरम दल के थे। वो छीनना जानते थे, वो अपना हक लेना जानते थे, और इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ऐसे नेता बने, भारत के वो पहले नेता थे जो बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा करते थे। He was the first leader of Indian national movement to mobilize the masses। बड़े पैमाने पे ये जनता को, लोगों को ये इकट्ठा करते थे। गांधी जी के प्रिकर्सर कह सकते हैं कि गांधी जी भी जनता को एक साथ लेके चलते थे। उनके बुलावे पे सारी जनता एक साथ इकट्ठा हो जाती थी। लेकिन गांधी जी से पहले हम लोग को बाल गंगाधर तिलक का अनुभव है, और यही भी आपका दूसरा महत्व बाल गंगाधर तिलक का यहां होता है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक का 3 सूत्री योजना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। 3 सूत्री योजना या त्रिसूत्री योजना है ना, 3 सूत्री इनका ये योजना था। तो 3 सूत्री योजना क्या था? स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, और इसके लिए ये अपने त्रिसूत्री योजना के लिए ये मीडिया का भी मदद लिए। और कौन से मीडिया का मदद लिए? तो वो था आपका 2 अखबार, जो कि एक का नाम था केसरी, और दूसरे का नाम मराठा। तो मीडिया का मदद लिए, स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रवाद शिक्षा। और राष्ट्रवाद शिक्षा के लिए, नेशनल एजुकेशन के लिए ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना किए। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नाम के संस्था का ये स्थापना किए। ठीक है स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? और सबसे महत्वपूर्ण है स्वदेशी आंदोलन बाल गंगाधर तिलक 1905 में चालू किए। कहने का मतलब कि ब्रिटिश के वस्तुओं का बहिष्कार, बॉयकॉटिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और स्वदेशी खुद भारत का बनाया हुआ वस्तुओं का उपयोग, और इसके लिए ये कोष भी स्थापित किए, इसके लिए फंड भी स्थापित किए, और इस फंड को हम लोग पैसा फंड के नाम से जानते हैं। और ये पैसा फंड, स्वदेशी आंदोलन आज के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जैसा है। तिलक, बाल गंगाधर तिलक का अगला महत्व क्या था? होम रूल मूवमेंट ये चलाएं, और बाल गंगाधर तिलक
भाषा स्वभूषा की बात किए। बाल गंगाधर तिलक ये बात किए कि हर एक प्रांत, हर एक क्षेत्र का अपना एक भाषा है, तो हम लोग अपने उस क्षेत्रीय भाषा में बोले, स्वभाषा। और हर एक क्षेत्र का अपना पहनावा है, तो उसके लिए स्वभूषा। तो स्वभाषा और स्वभूषा की बाल गंगाधर तिलक बात किए। और एक और महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि बाल गंगाधर तिलक पहला नेता थे, याद रखिएगा, ही वॉज द फर्स्ट लीडर। किस रूप में? जो प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। ही वॉज द फर्स्ट लीडर टू reorganize the provinces on the basis of language। तो ये है बाल गंगाधर तिलक का। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक को सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए भी जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक इज ऑल्सो नोन फॉर कल्चरल रिवाइवल। और आप देखिएगा कि सार्वजनिक गणेश विसर्जन उत्सव, बाल गंगाधर तिलक ही सार्वजनिक गणेश विसर्जन महोत्सव चालू किए थे। आज गणेश चतुर्थी है और ये जो आप गणेश जी को विसर्जन करते हैं, इसकी परंपरा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही चालू हुआ था। और ये परंपरा चालू हुआ था 1896 में, 1896 में ये परंपरा चालू हुआ। तो जितने भी तथ्यों की बात की है हम लोग स्टूडेंट्स, वो सारा तथ्य जो है इस किताब में दिया हुआ है। इसीलिए लेगेसी ऑफ लोकमान्य तिलक आपके लिए ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर भारत, जो आज हम लोग आत्मनिर्भर भारत कह रहे हैं, वो आत्मनिर्भर भारत का नींव बाल गंगाधर तिलक 1905 में ही जो डाल के चले गए। और आपके ऑप्शन में दिया गया है सर वैलेंटाइन चिरोल। आपके ऑप्शन में बी ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन का, तो सर वैलेंटाइन चिरोल, जो कि गलत हो जाएगा। और यदि आप किताब के बारे में नहीं भी जानते हैं, तो सर वैलेंटाइन चिरोल और बाल गंगाधर तिलक में 36 का आंकड़ा है। तो गेस वर्क के आधार पे भी आप ये ऑप्शन सही कर सकते हैं, या क्वेश्चन ये सही कर सकते हैं। अब देखिए, ये किताब, तीसरा जो किताब है द इंडियन स्ट्रगल 1935 to 1942, इस किताब को देखिए। ये किताब जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया है। ये किताब जो है 2 पार्ट में है। दिस बुक इज इन 2 पार्ट्स। और ये किताब ब्रिटिश के द्वारा भारत में बैंड था, लेकिन जब भारत को आजादी मिली तो ये किताब 1948 में छपा। ये किताब was published in India in the year 1948, क्योंकि इस किताब को ब्रिटिश सरकार बैन कर दी थी। ये किताब जो है, इसमें नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और आजाद हिंद मूवमेंट, आजाद हिंद आंदोलन का इसमें जो है वर्णन किया गया है। और ये वर्णन कोई और नहीं, ये डिस्क्रिप्शन कोई और नहीं, खुद सुभाष चंद्र बोस खुद ही ये किए थे। अब देखिए कि इस किताब लिखने में, जो हम लोग बुक की चर्चा कर रहे हैं, इस किताब को लिखने में सुभाष चंद्र बोस को मदद मिला था एमिली सेनकल से। किससे मदद मिला था?
इस किताब को लिखने में मदद मिला था सुभाष चंद्र बोस को एमिली सेनकेल के द्वारा। एमिली सेनकेल के द्वारा दिखाई दे रहा है। और एमिली सेनकेल कौन है? एमिली सेनकेल सुभाष चंद्र बोस की पत्नी है। एमिली सेनकेल इज सुभाष चंद्र बोस वाइफ एंड दे ऑल्सो हैव अ डॉटर, और उनकी एक बिटिया भी है। ये फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चौथा किताब यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? राइट, तो यहां तक समझ में आया। तो चलिए चौथा किताब के बारे में हम लोग देखते हैं। चौथा किताब है माई मेमोरीज ऑफ INA, इंडियन नेशनल आर्मी। माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी। इस किताब को लिखने वाले शहबाज खान हैं। शहबाज खान हैं। इस किताब को लिखने वाले शहबाज खान हैं। और इस किताब को फॉरवर्ड किया गया है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। सो दिस बुक हैज बीन रिटन बाय शहबाज खान, this book has been written by Shahbaz Khan and this book has been forwarded by Jawaharlal Nehru. This book has been forwarded by Jawaharlal Nehru. अब जो है, अब ये आप देखिएगा, इस किताब का नाम है माई मेमोरीज। माई मेमोरीज मतलब उनका याददाश्त। कहने का मतलब जो इस किताब के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस के साथ वो साथ रहे। जब सुभाष चंद्र बोस पूर्वी एशिया में थे तो लेखक इनके साथ थे। पूर्वी एशिया से जब ये सिंगापुर गए तो भी लेखक इनके साथ थे। सिंगापुर से जब ये बर्मा गए, आज का म्यांमार, तो भी ये लेखक इनके साथ थे। तो पहला वृत्तांत है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी गेट अबाउट सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम दिस बुक, द मेमोरीज ऑफ INA एंड नेताजी। ठीक है, तो अब समझ में आया स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है। इसको हम लोग साइड से या चुपचाप ऑप्शन ये गलत है ये सही करके नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ये सारे किताबों का करंट पोजीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को आगे के लिए भी, ये आगे के एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट, इसका महत्व हो सकता है। इसके तथ्य को आप ध्यान रखिएगा ताकि कुछ क्वेश्चन यदि इस पे बेस्ड हो तो आप उसको कैसे आंसर कर सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। गिवन बिलो इज टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन। नीचे दिए गए दो कथन हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण। कहने का मतलब कि दो स्टेटमेंट दिया गया है, एक को असर्शन बोलेंगे या अभिकथन और दूसरे को कारण। अब इस स्टेटमेंट को ISPT एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। हम लोग को कितने पार्ट में ब्रेकअप करना है वो चीज आपको सीखना है। तो गौर से पहले क्वेश्चन को समझिए। असर्शन माने अभिकथन, जिसको कि आप मान लीजिए कंक्लूजन कह लें, जिसको आप निष्कर्ष कह लें, इस क्वेश्चन में अभिकथन है। अभिकथन क्या है? नो अदर लीडर सक्सीडेड सो इन अराउजिंग एंड मोबिलाइजिंग द डिप्रेशन क्लासेस फॉर देयर ओन डेवलपमेंट एज डॉक्टर अंबेडकर, फॉर ही गेव देम अ सेंस ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी। डॉक्टर अंबेडकर के रूप में अपने स्वयं के विकास के लिए अवसाद वर्गों को, अवसाद वर्ग मतलब जो निम्न वर्ग,
अवसाद वर्गों को उत्तेजित करने और जुटाने में कोई अन्य नेता इतना सफल नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उसकी पहचान का एहसास दिया। ये पहला स्टेटमेंट समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज आंसर मी। ये पहला स्टेटमेंट समझ में आया स्टूडेंट? ये पहला स्टेटमेंट समझ में आया स्टूडेंट्स? ये पहला स्टेटमेंट समझ में आया स्टूडेंट? टेल मी। ये पहला स्टेटमेंट समझ में आया आप लोगों को? देखिए, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर निम्न वर्ग के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। याद रखिएगा, आईएएस का परीक्षा है, आपको इसमें निष्कर्ष जानना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण नेता क्यों थे। तो हो सकता है, समझिए, जो अभिकथन है, हो सकता है कि नेता बनने का इनका प्रोसेस, प्रक्रिया, कोई कुछ खास प्रक्रिया होगा, कुछ खास विचार होगा, व्यूज होगा, कुछ खास व्यवहार होगा, कुछ खास बिहेवियर होगा। तो अभिकथन या असर्शन कहता है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द डाउन ट्रोडेड मासेस। वो जनता जो बहुत निम्न थी, वो जनता जो बहुत शोषित थी, वैसे जनता के लिए समाधान देने वाले सबसे बड़े व्यक्तित्व वाले नेता डॉक्टर अंबेडकर थे। ये अभिकथन कहता है। अब कारण, अब जो है कारण, प्रक्रिया, व्यूज, बिहेवियर, विचार, प्रोसेस, व्यवहार, इस चीज को आपको समझना है। प्रक्रिया, प्रोसेस, विचार, व्यूज, व्यवहार, बिहेवियर। दूसरा है कारण। इसका कारण यह है, यदि आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, इसका कारण यह दिया गया है कि चूंकि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को खुद बहुत ज्यादा दबाया गया था, बहुत ही खुद ज्यादा दबाया गया था, तो ऐसे वर्गों के विरुद्ध डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का एक अभियान चला। यह है कारण। क्वेश्चन है कि पहला सही है या दोनों सही है और दूसरा पहले का कारण है। तो सही आंसर इसका है आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अब इसको समझिए, कारण सही है, कारण सही है क्योंकि हाँ, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को बहुत ज्यादा शोषित किया गया था। जब शुरू में जब बच्चे थे और जब वो गांव के स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो उनको एक कोना में बिठाया जाता था। He was asked to sit in one corner. उनके किताब कॉपी को उनके टीचर छूते भी नहीं थे, क्योंकि वो अनटचेबल, अछूत जाति से आते थे, सो कॉल्ड अनटचेबल। जब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को प्यास लगता था तो वो सीधे पानी नहीं पी सकते थे। उनको उच्च जाति के लोग मुंह के ऊपर से पानी टपकाते थे और वो पानी पीते थे। एक दिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को बहुत ज्यादा प्यास लगा और जब प्यास लगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए तो डायरेक्ट चले गए पानी पीने। और जब ये बात मालूम चला और लोगों को, तो स्वर्ण जाति के लोग, सो कॉल्ड हाई कास्ट पीपल, उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किए, बहुत ज्यादा उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत ज्यादा मारपीट हुआ, या कहिए ही वॉज मैन हैंडल्ड बाय द सो कॉल्ड अपर कास्ट। तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर
बहुत ज्यादा शोषित होके ये आगे बढ़े। लेकिन ठीक है, ये बहुत ज्यादा शोषित होके आगे बढ़े और इसी कारण ये शोषित वर्ग के नेता भी बने। लेकिन बहुत लोग के को अत्याचार होता है। There are many people who are exploited। और इतने ज्यादा लोग जो एक्सप्लॉइट होते हैं वो क्यों नेता नहीं बन जाते हैं? ये सवाल उठता है, वो क्यों नेता नहीं बन जाते हैं? इसका मतलब कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहीं ना कहीं से कुछ विचार, कुछ सोच भी ग्रहण किए थे। तो पहला जो असर्शन है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहां तक समझ में आ रहा है कि किस डायरेक्शन में हम लोग को जो है अपने व्यूज को लेके जाना है। तो देखिए, जो असर्शन है, जो अभिकथन है, उसको हम लोग देखते हैं। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के कुछ महत्वपूर्ण पहलू पे हम लोग चलते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को यदि आप परिभाषित करना चाहते हैं तो ही वॉज अ नोटेड ज्यूरिस्ट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक बहुत ही विख्यात न्यायविद थे, बहुत ही विख्यात न्यायविद थे। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, विख्यात न्यायविद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर was an exceptional constitutional expert। Dr. B.R. Ambedkar was an exceptional constitutional expert। कहने का मतलब है कि उनके पास असाधारण संवैधानिक ज्ञान था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर he was a profound scholar। वो एक गहन विद्वान थे, He was a fearless leader of the masses। वो जनता के निडर नेता थे। He was a leader of the downtrodden। और जो कमजोर वर्ग, शोषित वर्ग, दलित वर्ग के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नायक थे। और भारत में इनको बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के रूप में भी जाना जाता है। He is also taken to be the person who got Buddhism revived in India। तो ये कुछ आप जो हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में आप कह सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का उद्देश्य क्या था? उनके जीवन का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों को शोषण से मुक्त करना, टू फ्री द ऑप्रेस्ड क्लास फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अपर कास्ट। यही उनके जीवन का उद्देश्य था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो दलित वर्ग का आंदोलन